हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दुलाई वाली कहानी। इसको हम लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक है। और इससे जितने भी यूजीसी नेट और एमपी सेट के एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सभी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम कहानी। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सूंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। तो गाइस, इसको आप नोट कर लीजिए कि इस कहानी में दिन के 11 बजे के समय को दर्शाया गया है, ठीक है। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। तो गाइज, इसमें ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि सीता की उम्र क्या थी, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कि सीता की उम्र 10 वर्ष थी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला, है ना। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया को कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो गाइस, एक क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि इसमें इस कहानी में किन किन शहरों का जिक्र आया है ना। तो एक तो आप नोट कर लीजिए कि कलकत्ता शहर का जिक्र आया है। आरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगलसराय से एक साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो इसमें आप ये भी नोट कर, इलाहाबाद इसको नोट कर लीजिए, मुगलसराय, ठीक है। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला, इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पीकर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहें करावें। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज़ मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखा तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी, बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए। तो गाइस, इसमें ना एक क्वेश्चन इसके जो पात्र है ना उसका भी आता है, कहानी के पात्रों का। तो एक तो आप इसमें नोट कर लीजिए नवल किशोर, और दूसरा बंसीधर, और एक और नाम आया है सीता, ठीक है। मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रो लाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। कैसे, इसमें आप एक और शहर बनारस भी नोट कर लीजिए। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। तो एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि नवल किशोर बंसीधर के कौन हैं, चचेरे भाई, फफेरे भाई, या कुछ भी है ना, ऑप्शन में आ सकता है। तो आप इसमें नोट कर लीजिए ममेरे भाई, इसको याद रखना। पर दोनों में नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं।
उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं, वह हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतरने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वालों ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंशीधर ने मन में कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता सा उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए। नहीं, एक देसी धोती पहन कर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे 2-4 सुनाई बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले, इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिरकर बोले, अगर 1.5 दर्जे ही का टिकट लूँ तो। इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहां पर पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल किशोर से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को ठहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है। वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने
आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई, सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ड्योढ़े में बैठ जाती, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। अगले वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी बैठी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोवल कर थईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली दुर्बौरही ई जनानी गाड़ी थोड़े हैं। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौने गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हवना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन ना सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिलाना, हम कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबास। दूसरी, इलाहाबास कौने गांव ही गोइयां? पहली, अरे नाही, जनल पयागजी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयागजी काहे न जानिथले? कहे के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा, तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब आउते जात बटले बाटेन, फुन यह साइत तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटिन। हे हम पंचा है, राजघाट टिक्कस कटौली मोंगल के सराय उतरलीन, होदे पुनः चढ़ली। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही। द कौने टिकसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुरनतई है गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ नरियाए, ए साहेब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए? पहली, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो काहू खड़ी होला? इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बा बयान करने लगीं। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थीं। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले वायदा नाही। हे साहेबवा, सुनी तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रहलेन, फरागत के बदे उतरलेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो नाही ना कि हाँ गोइयां। तीसरी, हम देखे रहली हो, मजेक टोपी देहले रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैरी की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली।
हाँ यह बात तो आप भली कही। नाही भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत ना बया तो दुनिया चलत कैसे बा इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलेन और अपुआ तउन टिकस लेई के चल देहलेन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर उसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे तो एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उसे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में आ फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं। तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लग गए थे। तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख लें करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वह बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई की बिसात थी कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र वधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को ले राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो थैंक यू सो मच गाइज़। हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।